फूड आइटम्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एसिड या बेस पता करना है हमको तो वो टेस्ट करके कर लोगे। लेकिन अगर केमिकल्स के फॉर्म में रहेगा तो उसको तो टेस्ट नहीं कर सकते हम लोग। तो वहाँ पे एक केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करते हैं जिसको क्या बोला जाता है, इंडिकेटर्स बोला जाता है। ये सुने हो इंडिकेटर? हाँ, तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट इंडिकेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली इंडिकेटर है क्या? तो इंडिकेटर एक्चुअली एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि कलर चेंज के थ्रू हमको ये बताता है, कलर चेंज या फिर ऑर्डर चेंज होगा, स्मेल चेंज के थ्रू भी बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, वो देखेंगे हम लोग। तो कलर चेंज मेनली जो होता है, हम लोग कलर चेंज के थ्रू हम लोग पता करते हैं कि वो आइदर एसिड है या बेस है। ठीक है, तो इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि केमिकल सब्सटेंसेस which gives a visible sign, usually by a color change of the presence or absence of chemical species such as acids और bases। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इंडिकेटर को डिफाइन करने अगर बोला गया तो इंडिकेटर क्या है, एक्चुअली एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि कलर चेंज के थ्रू मेरे को ये आइडिया देता है, हम लोग को ये आइडिया देता है कि वो केमिकल सब्सटेंस जो प्रेजेंट है या केमिकल स्पीसीज़ जो हम लोग चूज़ किए हैं वो आइदर एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, इसको हम लोग पहला बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर्स, और बहुत सारा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक में डिफरेंस क्या होगा बताओ तो? हेलो, हाँ, आवाज़ नहीं आ रहा है। सर जो ये नेचर से ऑब्टेन होता है, ये नेचुरल इंडिकेटर, और जो ये लेबोरेटरी में सिंथेसाइज होकर बनाया जाता है उसको सिंथेटिक इंडिकेटर। हाँ ठीक है। अब आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? अभी आ रहा है क्या? मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है सर आ रहा है। ना? ये बाहर जनरेटर, एक मिनट रुको तो सर, खिड़की लगा दीजिए। अब थोड़ा ठीक है? हेलो हेलो, चलो ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब और जो नेचर से ऑब्टेन किया जाता है, और सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब जो मैन मेड होता है, लेबोरेटरी में जो बनाया जाता है। तो नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल देना, तो पहले हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स का बताओ तो एग्जांपल। मिथाइल ब्लू, मिथाइल ऑरेंज सबसे पहला तो हाँ, सबसे कॉमन जो इंडिकेटर होता है ये लिटमस, सुने होगे ना? लिटमस नेचुरल होता है। हाँ, लिटमस तो नेचुरल नहीं नहीं, लिटमस हाँ हाँ, वो सारे नेचुरल है। अच्छा, क्या बोल रहा है? फिनॉल्फथलीन? नहीं नहीं, फिनॉल्फथलीन वो मैन मेड है। सिंथेटिक वो केमिकल है ना एक्चुअली। तो केमिकल तो नेचर में ऑब्टेन नहीं होता है ना, वो केमिकल लेबोरेटरी में बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना। नेचुरल इंडिकेटर में सबसे कॉमन एग्जांपल क्या हो जाएगा बताओ? सबसे कॉमन एग्जांपल जो है ये लिटमस है। तो लिटमस में बताओ, लिटमस कैसे इंडिकेट करता है? लिटमस को देखो दो फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, एक पेपर भी होता है, लिटमस पेपर देखे होगे, और दूसरा होता है सॉल्यूशन होता है। दो फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो दोनों में देखो। अब एक्चुअली क्या है, एसिड में लिटमस का जो एसिड और यहाँ बेस लिख रहा है,
चलो तो ये तो पढ़े होगे लिटमस का क्या काम है बताओ। एसिड में कैसे इंडिकेट होता है कि वो एसिड है। और एक यहाँ पे ऐसा हेलो बताओ टेंजेंट ड्रॉ कर दें। तो ये कैसे इंडिकेट करेगा लिटमस। अगर पेपर यूज़ करोगे तो कैसे इंडिकेट होगा कि वो लिटमस जो है वो एसिड है या बेस है, कैसे पता करेंगे हम लोग। क्या कलर चेंज होता है एसिड में बताओ। ब्लू टू रेड। हाँ तो ये ध्यान रखना एसिड जो होगा ये क्या करेगा टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। मतलब अगर ब्लू लिटमस पेपर लोगे ठीक है। एक टू सवाल रेड। में ये आया होगा कि समझ में आया। ये ध्यान रखना का component कि एसिड जो होगा उस केस में ब्लू लिटमस जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज होगा। टेंजेंट और बेस के प्रेजेंस में क्या होगा, क्योंकि हम जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। हाँ रेड लिटमस टू टेंजेंट के along होगा और एक component रेडियल ब्लू। के along होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि एसिड जो करेगा वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा और बेस जस्ट रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो ये नेचुरल इंडिकेटर सबसे कॉमन जो नेचुरल इंडिकेटर है ये लिटमस है, ये ध्यान रखना है। तो ये दो फॉर्म में पेपर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन अगर बनाओगे तो ब्लू सॉल्यूशन रेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा एसिड के प्रेजेंस में, और वही बेस अगर होगा तो रेड सॉल्यूशन जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल अगर पूछा जाए तो लिटमस हो गया। उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो दो हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि रेडियल पहला होता है फिनॉल। ये जो फोर्स होगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा और ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/L। तो हम इसको फिनॉल बोलते हैं कि इधर की तरफ थैलीन। E है और इधर की तरफ mg आवाज़ आ रहा है। तो T माइनस mg cos थीटा हेलो। जो होगा हाँ सर आ रहा है लेकिन बहुत कट रहा है। बीच बीच में कट जा रहा है। अगर हम मौसम भी ख़राब है ना, बारिश हो रही है यानी कि यहाँ से हम पूरा, बोल सकते बिजली हैं कड़क रहा किसी है। भी एंगल थीटा अभी आ रहा है सही क्या। T जो होगा वो होगा हमारा हाँ, अभी सही आ रहा है। mg cos सर चलो। का भी आवाज आ रही है। mg² कुंदन हाँ कुंदन सर का भी आवाज आ रही कुंदन सर का आवाज़ आ रहा है। हाँ। एंगल थीटा पे अगर वो तुम लोग पहचान गए आवाज़ सुन के। ये हमारा टेंशन ठीक है। अभी ये चलो फिनॉल्फ्थलीन का बताना। बोलो तो अगर फिनॉल हम इसमें देखें कि यहाँ से हम u वेलोसिटी देखें, अगर हम यहाँ से u फिनॉल्फ्थलीन में एसिड यहाँ और बेस, ठीक है, ये ध्यान रखना। केस में क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ एसिड में ये क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा, और बेस के प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। तो फिनॉल्फ्थलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये बस ध्यान रखना है कि एसिड में इसका क्या होगा, कलरलेस होगा, और बेस में इसका पिंक हो जाएगा कलर। ठीक है, इसका जो अपीयरेंस होता है ना, ओरिजिनल अपीयरेंस इसका कलरलेस ही होता है। फिनॉल्फ्थलीन का ओरिजिनल अपीयरेंस जो है वो कलरलेस ही है। दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, अब मिथाइल ऑरेंज ये सुने होंगे। मिथाइल ऑरेंज एक्चुअली इसका कलर क्या होता है, बोलो। हाँ ऑरेंज लिखा है, मतलब इसका ओरिजिनल कलर जो होगा वो ऑरेंज होगा। अब इसमें बताओ एसिड में इसका कलर किस में चेंज होता है बताओ। और साथ में वो एसिड में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना तो इसका कलर चेंज हो जाएगा रेड, एसिडिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में इसका कलर किस में चेंज हो जाएगा, येलो में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये तीन इंडिकेटर का क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि दो फॉर्म में यूज़ करते हैं, पेपर और सॉल्यूशन। ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में बदलेगा एसिड के प्रेजेंस में, और बेस के क्या बोल रहे हो, बोल रहे हैं कि ये रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है। मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर पूछ रहे अगर हो। ये चीज़ कर रहे हैं तो इनिशियल एनर्जी हमारा कितना होगा, हम्म? तो इनिशियल एनर्जी में कुछ क्या? दिख रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ m u एसिड में और फाइनली उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी क्या बोल रहे हो बताओ, m आवाज़ नहीं आ रहा है। के बराबर है प्लस उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है उतने हाइट पे बढ़ जा रहा है। नहीं एसिड में रेड, अब देखो उसके बहुत सारे शेड्स होते हैं। अब ठीक है, रेड में भी देखोगे बहुत सारे डिफरेंट शेड्स होते हैं। कहीं कहीं देखोगे डार्क रेड लिखा हुआ रहता है। ठीक है,
तो एक्चुअली जो ओरिजिनल है ये, अगर कुछ इम्प्योरिटी नहीं रहेगा तो वो डार्क रेड के आसपास रहेगा कलर, ठीक है। उसमें बहुत सारे शेड्स हो सकते हैं, रेड में भी बहुत सारा वैरायटीज़ होता है, तो उतना ध्यान नहीं रखना है, बस रेड जैसा कोई कलर तुमको दिखेगा, डार्क कलर दिखेगा, ठीक है। मतलब ऑरेंज जो है ये लाइट कलर आएगा ना, इसका ओरिजिनल होगा ऑरेंज, वो लाइट कलर होता है। जैसे ही एसिड इसमें डाल दोगे या इसको एसिड में डालोगे तो वो डार्क कलर में चेंज हो जाएगा, रेड जैसा डार्क कलर। और बेस के प्रेजेंस में इसका चेंज हो जाएगा कलर, किसमें, ऑरेंज से वो येलो में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बस। क्या, हाँ, नेचुरल इंडिकेटर सिर्फ एक हम लोग लिटमस ही यूज़ करते हैं, जो कॉमनली यूज़ करते हैं वही। और भी नेचुरल इंडिकेटर है लेकिन वो कलर चेंज के थ्रू नहीं बताते हैं। जैसे तुम लोग एनसीईआरटी में देखोगे, एक ये दिया हुआ है, एक्टिविटी दिया हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं, ये देखो ये इंडिकेटर्स जो अभी हम लोग देख रहे हैं ये सारे कलर चेंज के थ्रू हमको बता रहे हैं कि वो एसिड है या बेस है। अब बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं जो कि स्मेल से बताता है, मतलब सेंस ऑफ स्मेल, मतलब एसिड के प्रेजेंस, अगर वो एसिडिक होगा तो दूसरा स्मेल आएगा, बेसिक होगा तो दूसरा स्मेल आएगा। तो उस टाइप के इंडिकेटर्स को बोलते हैं हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी किससे रिलेटेड होता है, सेंस ऑफ स्मेल से। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या हुआ, सेंस ऑफ स्मेल, मतलब ये स्मेल चेंज के थ्रू ये बताएगा, इंडिकेट करेगा कि एसिड है या बेस है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि दीज इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को अगर डिफाइन करने बोला गया तो ये लिख लेना, दीज इंडिकेटर्स टेल अस वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन ऑर्डर। ऑर्डर समझते हो ना, ऑर्डर मतलब क्या होता है, हेलो, स्मेल। तो स्मेल चेंज के थ्रू ये बताएगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ये तुम लोग एक्टिविटी एक बार पढ़ के रखना, एनसीईआरटी देखोगे पढ़ोगे। इसमें वनीला यूज़ किया जाता है, ठीक है, अनियन यूज़ किया जाता है, क्लोव्स यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सारे स्मेल के थ्रू बताते हैं, तो ये सारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जांपल है, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी में देखोगे, एनसीईआरटी है ना सबके पास, तो इसमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है 2.2, ठीक है। एक्टिविटी 2.2 में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में दिया हुआ है, वो ऑनियन वाला केस दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार पढ़ के देखना, उसको समझ में आ जाएगा कि कैसे वो प्रोसेस वो कैसे करना है, वो घर पे भी कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो एक बार ये पढ़ लेना, प्रोसेस सिंपल सा चीज़ है, एक बार पढ़ लेना, वो घर पे भी प्रोसेस कर सकते हो तुम लोग। तो दो टाइप्स के यहाँ पे हम लोग इंडिकेटर्स देखो, मेनली जो है हम लोग जो यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में वो लिटमस ही यूज़ करते हैं, या फिर फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब वैसे इंडिकेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं जो कि कलर चेंज के थ्रू बता रहा है कि वो आइदर एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। और दूसरा होता है ऑल्फैक्टरी, जो कि सेंस ऑफ स्मेल के थ्रू बताता है हमको, स्मेल चेंज के थ्रू बताएगा कि एसिड है या बेस है। लिख लियो इसको, हेलो, यस सर, लिखिए। चलो, इसमें और कुछ है नहीं, बस इतना ही है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे थे, अब क्लासिफिकेशन अगर हो गया है तो उसमें देखो एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे देखोगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर एसिड का तुमसे पूछा जाए तो एसिड का टेस्ट कैसा होगा, वैसा पहले भी पढ़ चुके होगे तुम लोग, सावर टेस्ट का होगा, एसिड होगा ना, हेलो,
ठीक है, एसिड का सावर टेस्ट होगा। अब इस फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक पीएच स्केल आता है, जो कि हमको एक स्केल होता है जिस पे मेज़र करते हैं। ऑन द स्केल 0 to 10 होता है, उस पे मार्किंग होता है। 0 से कितना होता है, 14 तक होता है, सॉरी 0 से 14 तक का मार्किंग होता है। और उस स्केल के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। और अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका वो कंपेयर भी कर सकते हैं हम लोग। उसका वैल्यूज़ अगर हमको पता होगा तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक एसिड है। और बेस है तो वो स्ट्रॉन्ग है या वीक बेस है। ठीक है, तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसको बाद में पढ़ना है। तो पहले हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हेडिंग डाल लो, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, दोनों का साथ में ही केमिकल रिएक्शंस हम लोग देखेंगे, कैसे कैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में भी कैसे रिएक्ट करेगा, और मेटल के साथ रिएक्शन कैसे होगा, सॉल्ट के साथ कैसे होगा। ठीक है, तो हेडिंग डालो, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन विथ, फर्स्ट डाल लेना इसमें मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स। लिख लियो इसको, आवाज़ आ रहा है? यस सर। चलो, तो पहला हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। अब ठीक है, अब इसमें ध्यान देना, पहला हम लोग एसिड का रिएक्शन देख रहे हैं, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ। अब एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ देख रहे हैं। तुम लोग को देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताए थे पिछले चैप्टर में, याद है? डबल डिस्प्लेसमेंट बताए थे, याद है? अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन निकालने के लिए उसमें क्या होता था, एक हम लोग रिएक्टिविटी, हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते थे। वो याद है रिएक्टिविटी सीरीज? बता सकते हो कोई? यस सर। बताओ। पोटेशियम, हाँ, इधर लिख रहे हैं हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज। पोटेशियम, सोडियम, सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, जिंक, Fe, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, lead, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये देखो, ये रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल का, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं इसको। तो एक्चुअली देखो, यहाँ जो एसिड का रिएक्शन हम लोग करेंगे मेटल के साथ, तो ये जनरल लिख लेना कि कोई भी डाइल्यूट एसिड, हम लोग लैब में जो है डाइल्यूट एसिड यूज़ करते हैं, तो डाइल्यूट एसिड प्लस मेटल। ठीक है, तो ये क्या प्रोडक्ट देगा? सॉल्ट प्लस क्या देगा, बताओ क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए? सॉल्ट प्लस क्या मिलना चाहिए? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, H2 गैस इवॉल्व होता है। अब H2 गैस को हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, बताना तो। मैच लेके फिर कोई भी लेके जाओगे सोल्यूशन के ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर नहीं, जहाँ पे H2 गैस, हाँ, H2 गैस जहाँ भी इवॉल्व हो रहा होगा ना, वहाँ पे हम लोग बर्निंग मैच स्टिक ले जाते हैं। ठीक है, तो बर्निंग मैच स्टिक ले जाओगे तो वो बर्निंग मैच स्टिक जो है पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा। क्लियर है? तो अगर वो पॉप साउंड के साथ बर्न कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो कौन सा, वो हाइड्रोजन गैस को कंफर्म करता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना, सारे मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के सारे मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा क्या? सारा मेटल बोलो, मतलब नहीं। ये ध्यान रखना, जैसे हम लोग रिएक्शन विथ वाटर पढ़े थे ना, पहले रिएक्शन विथ वाटर पढ़े हो तुम लोग? यस सर।
हाँ ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना कि जो मेटल जो है हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, ठीक है, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर होगा उसी का रिएक्शन एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किसका, कैल्शियम प्लस डाइल्यूट HCl। HCl कौन सा एसिड था बताओ, कौन सा एसिड था? ये अगर वेलोसिटी 0 हो गया तो जो भी फोर्सेस हम लोग किधर कर देंगे, नीचे की तरफ। हेलो, यानी कि कंडीशन ये हो गया कि कौन सा एसिड है ये? रेस्ट में आ HCl, लग रहा है नीचे का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये यहाँ से रिएक्शन होगा या नहीं होगा बताना। जा पाएगा, सर्किट कंप्लीट कर पाएगा। हेलो, इनर्शिया की वजह से सर्किट कंप्लीट कर पाएगा। लेकिन कैल्शियम जो है ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन से ऊपर है ना, यस सर। तो ये आसानी से इसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट देगा। सॉल्ट कौन सा? CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड होता है, CaCl2, और प्लस यहाँ पे क्या इवॉल्व होगा, H2 गैस इवॉल्व हो जाएगा। अब इसी तरह अगर मान लो ये रिएक्शन कराएं हम लोग, Ca प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो ये क्या प्रोडक्ट देगा बताओ? सल्फ्यूरिक एसिड है ये, तो ये क्या दे देगा, CaSO4 प्लस H2। जिंक प्लस H2SO4 करा रहा है, ये रिएक्शन हाइड्रोजन गैस देगा या नहीं देगा बताओ? सर देगा सर, देगा। ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस, ये जिंक सल्फेट है। आयरन का रिएक्शन होगा या नहीं होगा? आयरन प्लस डाइल्यूट HCl कर रहे हैं, हो जाएगा आराम से, यस सर। FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये वाला रिएक्शन बताना, Cu प्लस डाइल्यूट HCl, ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा बताओ? नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जो है, ये सारे मेटल्स जो हैं हाइड्रोजन के नीचे हैं, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इस केस में क्या लिखोगे? नो रिएक्शन, ठीक है। सिल्वर का रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ कर रहे हैं, होगा या नहीं होगा? यहाँ भी नो रिएक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो मेटल्स जो हैं रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर होगा, उन्हीं का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ कराओगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। जो उसके नीचे है वो हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। और हाइड्रोजन गैस को हम लोग कंफर्म कैसे करते हैं बताओ? कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करते हैं? इट गिव्स पॉप साउंड when a burning matchstick is brought near it. When a burning matchstick is brought near the gas. समझ में आया? सर तू माचिस बुझ जाता है। नहीं, माचिस बुझेगा क्यों? हाइड्रोजन सपोर्टर होता है ना, वो जलता रहेगा, मतलब वो पॉप साउंड के साथ जलेगा, मतलब एक पॉप टाइप का साउंड आएगा, उससे वो जलता रहेगा। सर हाँ बताओ। सर ये बोलो। मतलब डाइल्यूट एसिड यूज कर रहे हैं, तो फिर अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड यूज करेंगे तो कोई डिफरेंस आएगा क्या? हाँ, प्रोडक्ट में डिफरेंस आता है, तो आगे देखोगे। अब ज़रूरी नहीं है कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में प्रोडक्ट सेम ही रहे, वो प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, ठीक है। कुछ केसेस में देखोगे सेम ही रहेगा, बट बहुत जगह डिफरेंस मिलेगा तुमको, ठीक है। तो लैब में जो मेनली हम लोग ये इसलिए पहले ही मेंशन कर दिया डाइल्यूट एसिड है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि हम लोग अभी जितने भी रिएक्शंस करा रहे हैं वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड यूज़ नहीं किया जाता है। हेलो, तो अगर देखो, अगर मान लो मेटल का रिएक्शन कराना है हमको और हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन करना है, तो इसमें नाइट्रिक एसिड अगर यूज़ करोगे तो उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है कि व्हेन मेटल इज रिएक्टेड विथ नाइट्रिक एसिड, जैसे मान लो अगर जिंक का रिएक्शन करा दो आ गया डाइल्यूट HNO3 के साथ, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, तो इस केस में नो H2 गैस इज इवॉल्व। आ तो गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि हाइड्रो बस वाला है मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट रहता है रिएक्शन तो होगा बट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा। ठीक है, वो बता रहे हैं क्यों, तो रीज़न ये लिख लेना। पहले यहाँ लिखते हैं यहाँ पे हम बोल व्हेन, ऐसे लिख लो स्टेटमेंट, आ गया व्हेन तो रेस्ट पे ही रहना चाहिए। मेटल्स किसी आर तरीके से मान लो रुक- रिएक्टेड विथ क्या होगा, वो रुका हुआ ही रहना चाहिएगा और उस पे फोर्स डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, नीचे की तरफ लग रहा है, यहाँ सिर्फ नीचे की तरफ, तो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, नहीं कर पाएगा नीचे पे। हाइड्रोजन गैस ये करने इज के लिए ये जीरो नॉट नहीं इवॉल्व। ठीक है, लगा होगा। रिएक्शन तो हो रहा होगा बट हाइड्रोजन गैस वहाँ पे इवॉल्व नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है वाई। टेंशन जीरो हो सकता है। ठीक है, ये रीज़न पूछा जाता है वाई, तो भाई है ना, तो ये रीज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड कर। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ पे आंसर जो दोगे ऐसे ही लिखना है तुम लोग को, ये तुम्हारे बोर्ड में भी ये पूछा जाता है cos थीटा कि नाइट्रिक एसिड जो होता है ना एक बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। भाई एल है। इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, पढ़े हो? हाँ, तो नाइट्रिक एसिड का जो नेचर होता है ना ये बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये करता क्या है, सो इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड। तो हाइड्रोजन गैस जो शुरुआत में रिलीज हो रहा होगा ना उसको वो ऑक्सीडाइज कर देता है और ऑक्सीडाइज करके वो उसको वाटर में बदल देता है। ठीक है, रिएक्शन के दौरान जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा होगा उसको वो ऑक्सीडाइज करके किस में चेंज कर देता है, टू फॉर्म वाटर, वाटर में चेंज कर देता है और पाई हो जाएगा, कैंसर लिखेंगे नाइट्रिक एसिड को ये रिड्यूस कर देता है किस में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में। ठीक है, ये अभी रिएक्शन लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, NO होता है, N2O होता है, NO2 होता है, ये एटसेट्रा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पहले लिख लो फिर रिएक्शंस लिखते हैं हम लोग। इधर आ जाएगा हमारा माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा 5m ये यार यहाँ से हम बोल सकते हैं कि Q जो आ जा रहा है अंडर रूट 5 ये आ रहा है। ठीक है, ये हमारा मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए ताकि सर्कल कंप्लीट हो, यानी कि मिनिमम है। इससे ज़्यादा रहेगा तो सर्कल होगा, ठीक है, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए। इससे अगर कम करेंगे तो सर्कुलर पूरा वो लोग कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा यानी कि हम बोल रहे हैं कि मिनिमम Q जो है अंडर रूट 5 रियल है, तो वेलोसिटी एट टॉप कितना होगा फिर? हेलो, टॉप पोजीशन पे कितना होगा? लिख लिए? फॉर्मूला क्या है? चलो अब देखो रिएक्शन कैसा होता है। अगर तो जैसे लिख रहे हैं जिंक के साथ रिएक्शन लिख रहे हैं, Q स्क्वायर से क्या जाएगा? जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3 लिखोगे तो यहाँ पे बनता है 2Zn और ये 1 ZnNO3 होल्ड है, जिंक नाइट्रेट तो फॉर्म करेगा पाई है, ये आ जा रहा है। प्लस अब हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होने वाला था ना वो बदल के ऑक्सीडाइज होके चला गया वाटर में H2O, और ये नाइट्रिक एसिड को अगर ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद ये रिड्यूस हो जाता है, खुद रिड्यूस होके ये चला गया NO2 में। ठीक है, तो ये हो गया इसका रिएक्शन। ये कंडीशन याद रखना है कि मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू द जो भी पार्टिकल को। और भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, तो मेनली अभी तुम लोग को वो डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस ये याद रखना क्यों ऐसा होता है और एक एग्जांपल दे देना बस ये। ठीक है, अब इसमें NO2 जो होता है ये NO इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका नेम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। कितना बार क्लियर है? N2O जो है ये है नाइट्रस ऑक्साइड, बोलो जिसको लाफिंग गैस सुने हो तुम लोग? सेकंड केस हाँ, तो यही वाला गैस होता है लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड को ही बोला जाता है। सेकंड केस कि अगर हम बोलें NO2 जो होता है ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। मान लेते हैं ठीक है, कि
बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं इसके, सर्कल था हमारा। तो इनमें से जो कॉमन है वो आगे जाओगे 11th में जाओगे तो और भी डिटेल में इसको पढ़ना है, और केस ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल का अगर रिएक्शन कराओगे तो उसके इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा क्या? ये पोजीशन ए है, हाइड्रोजन गैस नहीं होता। रीज़न क्या होता है? हाई ऑक्सीडाइज। हाँ, तो ये रीज़न ध्यान रखना है। यहाँ पे हम बोल ये रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पर्पस के लिए। अब इसमें भी एक्सेप्शन है कि 2 मेटल ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देंगे। वो कौन कौन से 2 मेटल होते हैं? एंड वेलोसिटी है, वो है, किसी को पता है क्या? वेलोसिटी एट सी तो हम लोग फाइंड कर रहे थे। पता है? हाँ, तो 2 मेटल जो होता है वो है मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अगर बहुत ही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ इन दोनों मेटल का रिएक्शन कराओगे वाले फॉर्मूले में कॉस तो इस केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। ये याद रखना है, एक्सेप्शन है ये, कि सिर्फ यही 2 मेटल जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देंगे। जाएंगे तो वही दिखेगा। रिएक्शन लिख देते हैं, मैग्नीशियम प्लस HNO3। ये बहुत ही डाइल्यूट लेना है, वेरी डाइल्यूट, ठीक है। किसी भी एंगल पे तो ये क्या देगा? MgNO3 मैग्नीशियम नाइट्रेट और प्लस H2 गैस रिलीज करेगा, छोटा छोटा बात। ठीक है। इसी तरह Mn के लिए भी कर सकते हो। Mn हो गया मैंगनीज प्लस HNO3, बहुत ही डाइल्यूट लेना है। और ये भी ठीक है, सर्कल ही है। MnNO3 होल ट्वाइस और प्लस H2, ये ध्यान रखना है, अभी हम ठीक है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे हम तो लिख लो इसको। क्या होगा कि पार्टिकल जो है B तक ही पहुँच पाए, यानी कि इस B पे जब B तक ही पहुँच जाए, यानी कि U मिनिमम इक्वल टू व्हाट, सो दैट B तक ही पहुंचे, B से ऊपर ना जाए। ठीक है, यहाँ तक जाने के लिए हेलो, हो गया? यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा बोलो? 0। ठीक है। तो एक्सेप्शन ध्यान याद रखोगे ना, कौन कौन सा 2 मेटल ले है लेंगे। जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस देगा? बताओ। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। हाँ, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, 1 माइनस, तो ये ध्यान रखना है बस। बाकी सारे एसिड के साथ वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, सिर्फ नाइट्रिक एसिड के साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर U जो आ रहा है इतना आ रहा है √2G, यानी कि अगर हम यहाँ √2GL से रखेंगे तो B तक ही तो पहला हो गया रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। 5GL से दूसरा हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ टॉप पे वो सर्कल घूम जाए। रिएक्शन ऑफ अगर हमसे कहा जाए कि if U जो है ये Metals √2GL, विथ लेकिन base। less than है, अब देखो, तो इस- मेटल का जो रिएक्शन होता है ना, वो सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तब क्या होगा बताओ? सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। सिर्फ यहाँ पे 2 मेटल का बता रहे हैं, तुम लोग का सिलेबस में 2 ही मेटल है, बाकी 11th या 12th में जाओगे तो वहाँ पे और भी मेटल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अभी सिर्फ 2 मेटल का रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, 2 मेटल कौन कौन से होते हैं जो रिएक्शन याद रखना है, एक जिंक का और दूसरा एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो पहला रिएक्शन हम लोग जिंक का लिख रहे हैं, जिंक प्लस NaOH, ठीक है। डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट क्या बनाता है? Na2ZnO2, ये रिएक्शन याद रखना है, कम ही है तो और प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये Na2ZnO2 जो है ये है सोडियम जिंकेट। सोडियम कौन सा कंपाउंड है ये? ठीक है।
तो बताना। अगर इधर ही सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट फार्मूला याद रखना है Na2 ZnO2 सोडियम जिंकेट। अब वो फ्यूल पे डिपेंड करता है ना, कितना ही वो है, कितना ऊपर तक जाएगा। जस्ट रूट पोजिशन के पास होगा तो यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ठीक है, ऐसा होगा। और एक और मेटल का रिएक्शन लिखेंगे हम लोग। और ये इसी के अबाउट ऐसा ऑसिलेट करेगा, यानी कि इस केस में क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। यह है एल्यूमिनियम का रिएक्शन, एल्यूमिनियम प्लस NaOH, पेंडुलम बिहेव कर रहा है। और ये वाटर के प्रेजेंस में करता है, ये ध्यान रखना। एल्यूमिनियम का जो रिएक्शन होता है ये वाटर के प्रेजेंस में होता है, इतना बात क्लियर ठीक है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है NaAlO2 अगर हम बोले और प्लस हाइड्रोजन गैस। अब NaAlO2 जो है ये सोडियम एल्यूमिनेट, जो है सोडियम ये ग्रे एल्यूमिनेट कौन सा कंपाउंड है NaAlO2? लेकिन लेस सोडियम सोडियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट, ठीक है। तो ये दो मेटल जो हैं बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। बाकी सारे मेटल जो हैं हाँ बोलो। अरे हाँ, जो बोलो। दो मेटल है वो सिर्फ इसी बेस NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, फिर किसी भी बेस के साथ रिएक्ट। किसी भी बेस के साथ, वो KOH ले लो या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग कर रहे हैं तो NaOH और KOH के साथ भी करोगे तो उससे भी रिएक्ट करेगा, किसी भी बेस के साथ करेगा वो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। जैसे मान लो KOH के साथ अगर कराएं तो इस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ तो? क्या होगा, ये K2ZnO2 आ जाएगा। वहाँ पे सोडियम जिंकेट मिल रहा था, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? K कौन सा मेटल है? पोटेशियम। पोटाशियम, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग पोटाशियम जिंकेट, ठीक है। क्लियर है ना? तो वो किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो बस ये दो मेटल तुमको ध्यान रखना है। करके आएगा। कौन कौन सा दो मेटल है? जिंक और एल्यूमिनियम। तो अभी फ़िलहाल यही दो रिएक्शन तुम लोग के सिलेबस में है। ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा गया। अब हम जानते हैं कि इधर कहीं है तो उसका वेलोसिटी, ठीक है, तो ये रिएक्शन याद रखना है। बोलो रिएक्शन तुमको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पूछा जाएगा लिखने के लिए, तो ध्यान रखना सोडियम जिंकेट का फार्मूला Na2ZnO2 है और सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 है, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। इधर वेलोसिटी है, इधर इसमें टेंशन है। भी यहाँ पे इस पोजीशन पे, यहाँ टॉप पोजीशन पे हम गए नहीं हैं। ठीक है, लिख लो रिएक्शन जल्दी से, उसके बाद ये बताओ। जीरो होगा इस पोजीशन पे कि T जीरो होगा, क्यों होगा? स्लैक होगा पहले स्ट्रिंग, अब वेलोसिटी रहेगा। हाँ, वाटर के प्रेजेंस में ही होता है वो। एल्यूमिनियम के साथ वो रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं, वो आगे पढ़ोगे। एक्चुअली वो वाटर का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे, आगे 11th में जाओगे तो वहाँ पे रीज़न मिल जाएगा, ठीक है। अभी बस ध्यान रखना, ये याद रखना H2O ऐड कर देते हैं इसमें। क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे उससे एक बार? ठीक है, हो गया क्या? अगर यहाँ पे ये सबको ही लिख लिए? ध्यान से देखो, यानी होगा ऊपर, चलो, इधर तो हम लोग एक चीज़ अभी देख चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड एंड बेसिस। मेटल के साथ कैसे रिएक्शन होगा एसिड का, और बेस के साथ कैसे होगा। मेटल विथ बेस और मेटल विथ एसिड देख चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विथ, भी अगर जीरो हो गया तो यहाँ T प्लस पहले एसिड का ही देखते हैं, ठीक है। सेकंड लिख लेना, फोर्स है, अगर रिएक्शन ऑफ जीरो कैसे हो सकता एसिड्स है? यहाँ पे हम With कंसीडर कर रहे थे तो भी जीरो कर सकते थे, क्योंकि मेटल कार्बोनेट्स। डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। कार्बोनेट समझते हो ना? कोई फोर्स नहीं था।
कार्बोनेट किसको बोलते हैं? इस वाले केस में हम यहाँ पे B0 बोल रहे हैं, CO2, Mg इधर की तरफ लग रहा है। अगर ये CO3 और चार्ज कितना आता है ऊपर? मेटल फोर्स कोई नहीं है, फिर CO3 और 2 माइनस, यही है कार्बोनेट आयन, लेकिन याद है? हम यहाँ यह है मेटल का, ये कार्बोनेट आयन है। अब देखो, जैसे मान लो हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, जाएगा नहीं कि इधर की तरफ लगने वाले ये पहले वर्ड इक्वेशन लिख लो चाहिए कि एसिड का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, डाइल्यूट एसिड ये सेंट्रीपिटल प्लस मेटल कार्बोनेट। ये वेलोसिटी भी 0 होगा। बताओ तो प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए? यहाँ पे ये वेलोसिटी यहाँ भी ये 0 नहीं रहेगा, क्या 0 होगा? तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा बताओ? यानी कि एक सॉल्ट मिलता है पहले प्लस वाटर मिलता है और प्लस CO2 गैस मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब सोचो कि यहाँ से इसके पास अब जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं, Na2CO3 यहाँ से हमको कुछ ऐसा सोडियम कार्बोनेट है ये, ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट HCl। खत्म ही होगा। तो एक सॉल्ट मिलेगा, कौन सा सॉल्ट मिलता है? जो है ऐसा एक NaCl, NaCl सॉल्ट मिल गया। हम बोल रहे हैं कि इसके बाद ये एक्वस फेज में रहेगा क्योंकि ये डाइल्यूट एसिड जो है ये एक्वस में लिए हैं, ये भी एक्वस है, मेंशन कर लेना फेज, ठीक है। और यहाँ पे क्या इवॉल्व होगा? ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? ये NaCl तो ये सॉल्ट मिल गया हमको, वाटर मिलेगा H2O, तो ये तो लिक्विड फेज रहेगा वाटर का, और CO2 और CO2 गैस फेज में मिल जाएगा, CO2 गैस इवॉल्व होता है। अब इसका देखो, इसका हम रिएक्शन बता चुके हैं। CO2 गैस को टेस्ट कैसे करोगे बताओ? पे हम वेलोसिटी क्या करते हैं हम लोग CO2 टेस्ट करने के लिए? अगर 5GL था हाँ? तो टेंशन जो था कंपाउंड पोजीशन पे जाके 0 रहता है। अगर इससे कम दे रखते हैं और इससे ज़्यादा तो है, माचिस बुझ जाएगा, तो वो तो CO2 में नहीं होता है, वो बहुत सारे गैसेस में माचिस बुझ जाता है, ऊपर टेंशन के फार्मूला जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में भी बुझ जाएगा। तो कंफर्म कैसे करते हैं? ये प्रीवियस चैप्टर में बताए थे तुम लोगों को, 90 से ग्रेटर, लाइम वाटर मिल्की वाला बताए थे ना। ठीक है। और 0 इसलिए भी हो रहा है, अगर ये 0 नहीं होता, हेलो, अगर टेंशन 0 नहीं होता तो ये किसका साउंड आ रहा है इतना? बात कंटिन्यू कर रहा हो, लेकिन चूंकि ये नहीं कर रहा है। चलो इसमें बताओ, लाइम वाटर मिल्की वाला केस बताए थे ना, यस सर। ठीक है, क्या था रिएक्शन बताओ? पढ़ते हैं, जो हो रहा है उसका कंडीशन पढ़ते हैं, ना कि अब वो टेम्प्रोरी कंडीशन में लाइम वाटर को मिल्की करता है, परमानेंट मिल्कीनेस होता है क्या? होता नहीं है। ठीक ये रिएक्शन भी बताए थे कि अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर CO2 पास कर दोगे तो वो फिर वापस से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो ये रिएक्शन बताए थे तुम लोगों को। लाइम वाटर का फॉर्मूला है सिलेक्टर जाएगा CaOH होल ट्वाइस, स्लेट लाइम को ही बोलते हैं लाइम वाटर, है ना। अब इससे CO2 पास करोगे तो किसकी वजह से लाइम वाटर आता है मिल्की कलर बताओ? तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है? ट्राई करना, हाँ, एक वेलोसिटी देते हैं तभी वो CA राउंड राउंड घूमता है। कम वेलोसिटी रहेगा तो वो पेंडुलम की तरह घूमता है, और अगर हल्का से ज़्यादा देते हैं तो ऐसे जाके फिर प्रोजेक्टाइल। ठीक है, CaCO3 आ गया। अब ये क्या है? वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, मतलब ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है। इनसॉल्युबल सॉल्ट है, इसी की वजह से वो मिल्की कलर दिखता है। और प्लस 0 जैसे सिलेक्ट हुआ टेंशन H2O यहाँ से रिलीज हो रहा है, ठीक है। पहले टेंशन 0 होता है। अब उसके बाद देखो, अगर एक्सेस CO2 पास करोगे, मोशन फॉलो एक्सेस CO2 अगर पास कर दें हम लोग तो क्या होगा? इसमें CaCO3 पहले से है, वाटर पहले से है, बात क्लियर है। और एक्सेस CO2 अगर इससे पास कर दिए तो ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट किस में चेंज हो जाएगा? तो स्पीड रूट 5GL होना चाहिए। कैल्शियम बाइकार्बोनेट में चेंज होता है। ये रिएक्शन लिखा चुके हैं पहले तुम लोगों को, याद है कि नहीं? दोनों के बीच में रहेगा, CaCO3 होल ट्वाइस। अब ये पानी में क्या होता है? सॉल्युबल हो जाता है। पानी में सॉल्युबल है तो अब वापस से ये क्या हो जाएगा? कि यू जो है इसी में ये मिल्की कलर का होता है, मिल्की प्रेसिपिटेट हमको दिखेगा मिल्की। अब ये वापस से क्या बन गया? अब ये सॉल्युबल अगर है, सॉल्युबल इन वाटर, तब ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में दिखेगा क्या? 3mg cos of तो अब ये वापस से क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। mg प्लस वापस से क्या हो जाएगा वो? ट्रांसपेरेंट। तो वो CO2 जो है लाइम वाटर को टेम्पोरली मिल्कीनेस, मतलब कुछ टाइम के लिए वो मिल्कीनेस में चेंज करता है, मिल्की कलर में दिखेगा।
अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक CO2 पास कर दिए तो वापस से वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। यानी क्या गया -1/3। ठीक है। इतने एंगल थीटा के इतने एंगल पे जहाँ पे cos थीटा तो ये CO2 का -1/3 टेस्ट है। इस वेलोसिटी के लिए सिलेक्ट करेगा राशि और हमको एंगल ये पता चलेगा और एंगल पता चल जाएगा तो इसका आगे प्रोजेक्टाइल जैसे हाइड्रोजन का टेस्ट कैसे करते हैं हम लोग, बताओ अभी बताएं। हाइट कितना हो, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट तो हम आराम से निकाल लेते हैं। अब यहाँ से क्या करना हाँ, बर्निंग मैच स्टिक लाओगे तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करना पड़ता है और Hmax प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक के इसमें रिएक्शन बताना क्या आएगा तो हमारा मैक्सिमम है। तो क्वेश्चंस मिलेंगे। CaCO3 ठीक है, प्लस कितना बार डाइल्यूट HCl क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या क्या मिलेगा? आवाज नहीं आया। CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट के साथ तो रिएक्शन होगा, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन होता है। जैसे मान लो बाइकार्बोनेट के साथ भी सेम टाइप का ही रिएक्शन होता है। जैसे NaHCO3 ले लिए, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। NaHCO3 किसका फॉर्मूला है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अगर बाइकार्बोनेट का रिएक्शन कराओगे इसमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा बताओ तो, लिखो तो। हाँ, अगर रेजिस्टिव फोर्स है तो नहीं कर पाएगा, एक राउंड करेगा उसके बाद रुक जाएगा तो उससे स्पीड कम हो जाएगा, उसके बाद प्रोजेक्टाइल कर जाएगा। ठीक है, पहले केस हो गया? देख लेते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन देखेंगे। हेलो हेलो, यस सर। प्रोडक्ट बताओ क्या आया, मास इज प्रोडक्ट बताओ अटैच्ड विद लाइट रॉड। आया है किसी का प्रोडक्ट? ठीक है, अब स्ट्रिंग से नहीं, हेलो, इससे लिए है राइट रॉड से। आवाज़ आ रहा है? बताओ ना प्रोडक्ट। यानी कि हम नहीं आया प्रोडक्ट, सेम टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा ना, सॉल्ट प्लस H2O प्लस वाटर। तो यहाँ पे हाँ, मेटल कार्बोनेट्स एंड एक ऐसा मेटल बाइकार्बोनेट्स दोनों के साथ सेम ही प्रोडक्ट मिलता है, ये यहाँ पे बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब हमसे बोला तो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करोगे ठीक है, तो वो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 ही मिलता है। तो सॉल्ट यहाँ पे कौन सा मिल जाएगा बताओ, Na2SO4 मिलेगा। हेलो, ठीक है, इसके तो ये कौन सा सॉल्ट है, पूछा जाएगा, सोडियम सल्फेट है। इसको अगर यहाँ ठीक है, और प्लस वही CO2 और प्लस हम इसको H2O। यहाँ topmost ठीक है, position पे पहुंचा तो इसमें भी सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन कराएं रॉड है, रॉड का मास कुछ नहीं या फिर पोटाशियम बाइकार्बोनेट का कराते हैं KHCO3 मान लेते हैं कि प्लस डाइल्यूट HCl, इसमें बताना प्रोडक्ट क्या मिलेगा। की तरफ mg लग रहा होगा, इसमें कुछ टेंशन होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोलो इस केस में वेलोसिटी 0 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? KCl प्लस CO2 प्लस वेलोसिटी 0 हो सकता है, H2O। ठीक है, तो यही प्रोडक्ट मिलेगा। होगा तो क्यों, नहीं तो क्यों। तो ये सब रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट लिखने आना चाहिए तुमको। बोलो, अब बहुत जगह देखोगे बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। तो बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो लाइट मान रखे हैं इसका मास में। बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस आयन का फॉर्मूला क्या होता है, HCO3 -1। ठीक है, और कार्बोनेट होता है CO3 2-। क्लियर है ना? हेलो, चलो, तो ये रिएक्शंस इम्पॉर्टेंट है, प्रोडक्ट लिखने तुमको आना चाहिए। वेलोसिटी 0 ये सारे हो सकता है कि नहीं, ये बताओ। याद रखना है इसको। हो सकता है
लिख लो पहले इसको, ठीक है, क्यों हो सकता फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये रॉड है। अगर हम ऐसे डंडे को अगर हम खड़े कर दें और एक डंडा ऐसे खड़ा कर दें, ऊपर अगर हम मास रखें तो ये मास नीचे गिर नहीं जाएगा। ये इस रॉड के साथ इधर या इधर ही मूव करेगा। बात समझ में आ रहा है? कभी भी अगर हम स्ट्रिंग से बांध कर एक बॉल को ऐसे नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ हम रॉड पे ऐसे एक्सटेंड करें तो वो खड़ा रह सकता है। ठीक है, यानी कि अगर हम उसको ऐसे यहाँ पे भी जरा सा वेलोसिटी यानी कि थोड़ा सा ज्यादा रहा तो इधर हेलो, की तरफ ये गिर जाएगा और इधर जैसे हो गया क्या? यानी कि चलो ठीक है। क्या है कि v = 0। तो ये हो गया, दो रिएक्शंस हम लोग देख चुके हैं, एक रिएक्शन विथ मेटल और रिएक्शन विथ मेटल बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कार्बोनेट। तीसरा हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ बेसिस। क्या होगा बताओ? रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेसिस, ये रिएक्शन पढ़े हो पहले? एसिड प्लस बेस ये रिएक्ट करके क्या देगा? उससे कम में ही काम चल जाएगा, इसलिए सॉल्ट प्लस वाटर। बॉडी जो है कंस्ट्रेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर देता है और इसी रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोल लेते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये डेफिनेशन पूछा जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद ए बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, द रिएक्शन इन विच एन एसिड reacts with a base to form salt and water। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक्चुअली ये न्यूट्रलाइजेशन नेम क्यों है? क्योंकि एक न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, वाटर। वाटर क्या होता है? ना तो एसिडिक है वो, ना ही बेसिक है। तो एक न्यूट्रल कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो एसिड से क्या आएगा? एसिड से मिलेगा H+ और बेस से क्या मिलेगा? OH- मिलेगा। अब ये H+ और OH- कंबाइन करके क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। ठीक है, तो इसी वाटर के फॉर्मेशन की वजह से ये क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी के नेम के ऊपर पड़ा है, इसीलिए हम लोग उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये जो है स्ट्रिंग वाला केस के जैसा है। अगर इधर आएगा यानी किसी भी एंगल पे, ठीक है, इसमें रूट होल्ड किया। इसमें जो है टेंशन का फॉर्मूला जो होगा नॉर्मल में बदल जाएगा। नॉर्मल किसी भी एंगल पे हमको लिखना होगा तो लिखेंगे 3mg cos थीटा माइनस 2mg प्लस mu²। ये जो टेंशन का फॉर्मूला था वो नॉर्मल में हो जाएगा, वेलोसिटी रह जाएगी। ठीक है, इसमें भी वही चीज होगा। हो गया? लिख ली? लिख लियो ना इसको? तो ध्यान रखना, इसी रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट जो करना है ये है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। आप पढ़े होंगे कि मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो कौन सा नेचर का होता है? मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है या बेसिक होता है? बीड यानी कि ऐसा वायर है, इसमें एक गोल सा ऐसा रखा हुआ है। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है? एसिडिक या बेसिक? बोलो, पढ़े हो?
ये कैसा मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, आर जनरली बेसिक इन नेचर। कितना होगा माइनस ठीक है, तो मेटालिक ऑक्साइड का जो नेचर है ये क्या है, बेसिक नेचर का है। गिर जाएगा इसलिए तो अब ये अगर मान लो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, आप देखो मेटालिक ऑक्साइड का नेचर है एसिडिक, सॉरी बेसिक है, और उसका रिएक्शन करा रहे हैं हम एसिड के साथ, तो जस्ट लाइक एसिड बेस का रिएक्शन हो गया क्या। ये देखो एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और इनका नेचर क्या है, बेसिक नेचर ही है। तो यहाँ पे जस्ट किसके तरह रिएक्शन हो जाएगा, एसिड बेस वाला रिएक्शन हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड। ये भी क्या होगा, एसिड प्लस बेस का, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है। तो एसिड प्लस बेस का रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये भी ऐसे टाइप का रिएक्शन हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो उसका एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करेगा। सर तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में काउंट होगा। क्या बोल रहे हो, हाँ इसको भी हाँ एक टाइप का न्यूट्रलाइजेशन ही बोल सकते हैं। अब जैसे हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड CO2O, ठीक है, और इसका हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं डाइल्यूट HCl के साथ। हम देखते हैं बताओ, अब देखो कॉपर ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है तो ये किस नेचर का है, बेसिक नेचर का होगा, है ना। और इसका हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं एसिड के साथ, तो यहाँ भी वैसे ही सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करेगा। तो सॉल्ट प्लस वाटर अगर लोगे होना चाहिए तो सॉल्ट कौन सा सॉल्ट फॉर्म करेगा बताओ, कंप्लीट करने के लिए सॉल्ट कौन सा फॉर्म करेगा यहाँ पे, और यहाँ का एनर्जी कंजर्व बोलना। तो क्या आ जाएगा, MgH पहले था वो कॉपर क्लोराइड CuCl2, कॉपर क्लोराइड सॉल्ट बन गया 5Gi और प्लस बराबर हो जाएगा। H2O वाटर फॉर्म करेगा। अब ये कॉपर क्लोराइड का कलर जो होता है ना ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ठीक है, HCl माइनस लाइट ग्रीन कलर का होगा, ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, ग्रीन सॉल्यूशन। नंबर 52 53 निकालना। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो ये लिख लो मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराओगे एसिड के साथ, ये क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर देगा। ठीक है, अब सेम अगर ये देखो, इसको अगर हम लोग उल्टा लिख लियो ना इसको, 59 तक बताओ। करो। यस सर। हेलो, चलो अब यही से, हाँ हाँ बोलो। नेक्स्ट लिख रहे हैं हम लोग रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन हम करा रहे हैं तो बेसिस, क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स जो होंगे ये किस नेचर के होते हैं, जनरली कौन सा नेचर होगा इनका, एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, ये नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल है, उसका ऑक्सीजन के साथ तो CO2, NO2, ठीक है, SO2, ये सारे एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। क्यों एसिडिक ऑक्साइड इनको बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इनका अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे ना तो हमको एक एसिड मिलता है। जैसे मान लो CO2 प्लस H2O अगर हम लोग बनाएं तो क्या बनेगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड मिलेगा, ठीक है। या फिर NO2 प्लस H2O अगर लोगे तो यहाँ पे हमको नाइट्रिक एसिड मिलता है। जैसे SO2 प्लस H2O करोगे तो ये H2SO3 मिलता है, यह सल्फ्यूरस एसिड। एक और ऑक्साइड होता है इसमें SO3 होता है, तो SO3 प्लस H2O करोगे तो ये H2SO4 बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इनको नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के इसलिए हैं क्योंकि उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो एक एसिड मिलता है, ठीक है, इसलिए उनको एसिडिक ऑक्साइड्स बोला जाता है। ये है सल्फ्यूरस, ठीक है, PHUROUS, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। H2SO3 कौन सा एसिड है बताओ? हेलो, H2SO3 कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरस है। और H2SO4 कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक। और H2CO3 कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड, ठीक है, ये तो पहले भी देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इनका अगर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, नॉन मेटल का ऑक्साइड का रिएक्शन करा रहे हैं, ऐसा ये जो बुक है इसमें रिंग में लग नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस इनका रिएक्शन बेस के साथ कर रहे ये हैं, सवाल है। तो ये है एसिडिक नेचर का, ये है बेसिक नेचर का। तो यहाँ भी क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये एग्जांपल हम लोग कर चुके हैं। चला रहा है, देखते हैं। जैसे कि यहाँ का अगर हम एग्जांपल है जैसे नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है एक ले लेते हैं CO2, ये NaCl और बेस जैसे ले लेते हैं, ये रिएक्शन तो पहले भी देख चुके हैं, COH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है ना, रॉड जैसे रॉड है तो और ये इनका नेचर क्या होगा? एसिडिक नेचर होगा CO2 का। हेलो यहाँ 4Cl तो यहाँ पे हेलो। कितना होना चाहिए बताओ? स्क्वायर बराबर क्या था? आवाज आ रहा है क्या? स्क्वायर माइनस 2Gl आवाज आ रहा है? cos of 270 चलो देखो, CO2 का नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। नहीं होता है, ये आ जाएगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। 2Gl, यानी कि ये आ गया रूट अंडर हेलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है ना, वेलोसिटी कितना है? रूट 2Gl। यहाँ से एसिड प्लस बेस का रिएक्शन करोगे तो सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट बनता है यहाँ पे? M CaCO3, ये रिएक्शन पहले भी देख चुके हैं हम लोग, और प्लस यहाँ पे वाटर फॉर्म करता है, ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये ऊपर भी रिएक्शन लिख चुके हैं हम लोग, बात समझ आया? तो यहाँ भी एसिड प्लस बेस जैसा ही रिएक्शन होगा और सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो एक चीज़ याद रखना है कि मेटल के ऑक्साइड्स जो होंगे, मेटालिक ऑक्साइड्स, वो बेसिक नेचर का होता है, और नॉन मेटालिक जो ऑक्साइड्स होंगे उनका नेचर क्या होता है? एसिडिक नेचर होता है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, उसके बाद हो जाएगा। तो इन सारे रिएक्शंस को याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है, कोई भी रिएक्शन कंप्लीट करने दिया जा सकता है, तो ये ध्यान रखना। हम नहीं बता रहे हैं, एक फॉर्मूला रखना है T इक्वल टू G cos थीटा माइनस 2mg। हेलो, हो गया क्या? यू दे रखा है अलग अलग एंगल पर। नोट कर लियो इसको सभी लोग? हो गया? बोलो। यस सर। चलो फिर ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत रिएक्शंस हो गया आज, ठीक है, इसको इतना पढ़ के रखना, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ये लिख लियो या नोट्स भेजना है? ये वाला कॉपी भेज देंगे? नहीं लिख लिए सर। चलो ठीक है, फिर तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं आगे, ठीक है, तो एंड कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम।